अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CHS फॉरम। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चंद वजूहात पर गौर करें तो सबसे पहली वजह CPEC, जो कि एक पाकिस्तान में गेम चेंजर के तौर पर तस्वुर किया जाता है, उसकी कामयाबी का दारोमदार भी किसी हद तक अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। क्योंकि अगर आप CPEC के वेस्टर्न रूट को कंसिडर करें तो ये वेस्टर्न रूट जो है बलूचिस्तान से KPK तक बिल्कुल पैरेलल जा रहा है ड्यूरन लाइन के, जो कि बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। तो अगर इस खत्ते में अमन और इस्तेहकाम नहीं होता, पीस प्रोसेस एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो फिर इंडिया और उन ताकतों के पास पूरा मौका है कि वो यहाँ से डीस्टेबलाइज कर सकें और CPEC को नुकसान पहुँचा सकें। दूसरी वजह पर अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जो कि बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है क्रूड ऑयल से और जो है वो आपके एनर्जी के बिल्कुल जो ज़खायर हैं उनसे, उनकी भी जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन, वो डिपेंड करता है अफ़गानिस्तान के अंदर पीस के ऊपर। क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान का एरिया जो वक्कन है, ये स्ट्रिप सेपरेट करती है पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को। तो इन केस जैसे कासा 1000 और डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन के, एनर्जी फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन के, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो यहीं से पास होकर आएंगे, लिहाजा इस वक्कन स्ट्रिप से। लिहाजा अगर यहाँ पे पीस नहीं होता तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मामलात बहाल करने में। देन फिर आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका एक पूरा जो है वो, अगर उसको पोर्ट से किसी तरह एक्सेस चाहिए तो वो पाकिस्तान से उसको मिलता है, और पाकिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो इस हिसाब से भी जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के अंदर अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस बहुत ज़्यादा अहम है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान क्राइसिस एक्चुअली है क्या, कहाँ से डेवलप हुआ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशंस की हिस्ट्री, और फिर साथ ही साथ पीस मेकिंग प्रोसेस जो अफ़गानिस्तान में चल रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं वीडियो का आगाज़ करूंगा पीस विद ऑल एंड एनिमिटी विद नन, जो कि कायदे आज़म यानी कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। यानी पाकिस्तान शुरू से ही अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ जो है वो पीस चाहता, और ये आपको कायदे आज़म की स्टेटमेंट में नज़र भी आता है। साथ ही साथ जब आपका जो नेबर है उसके साथ आपके सिविलाइजेशन लेगेसी हो, कल्चरल लिंक हो, कॉमन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हो, तो फिर ये रिलेशन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये क्या वजह थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक वाहिद यूनाइटेड नेशन में वोट आया पाकिस्तान की मेंबरशिप के ख़िलाफ़, वो था अफ़गानिस्तान का। अगर इसके पीछे वजह को जानने की कोशिश करें तो वो वजह है ड्यूरन लाइन इशू। इस ड्यूरन लाइन इशू को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ आगे। फिर अगर थोड़ा आगे जाएं तो फिर अफ़गानिस्तान इन्वेजन जो है उसकी अगर बात करें तो जब USSR ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया तो एक नया मोड़ आया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के अंदर, उस पर भी आगे बात करेंगे। उसके बाद पोस्ट 9/11 सिनारियो है जो कि अब तक चल रहा है। इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वो इवेंट है जो बहुत ज़्यादा अहम है हमारी इस रिलेशन को समझने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट इज़ ड्यूरन लाइन इशू, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप के ख़िलाफ़ वोट भी किया, और शुरू से एक एनिमस्टी भी नज़र आती है। अगर ड्यूरन लाइन इशू को समझने की कोशिश करें तो ये एक बाउंड्री है जो इस्टेब्लिश्ड हुई थ्रू हिंदू कश इन 1893, और मज़े की बात यह है कि इस बाउंड्री की जो डिमार्केशन थी उसके लिए इनिशिएटिव भी अफ़गानिस्तान की तरफ से लिया गया। अगर इसकी हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने जो है वो इन्वेड किया, ब्रिटिश ने पंजाब में 1849 में टुक ओवर कर लिया था, और जब उन्होंने पंजाब में टुक ओवर किया तो उनमें से कुछ जो कि एडवांस लोग थे वो चाहते थे कि ये जो टेक ओवर है ये यहाँ से काबुल, कंधार और गजनी यहाँ तक फैला जाए, और ये पूरा एरिया भी जो है वो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लें।
लिहाजा अफ़गानिस्तान को डर था कि उसकी टेरिटरी ख़तरे में है, उसने कोशिशें की, इनिशिएटिव्स हुए। फिर सेकंड एंग्लो अफ़गान वॉर के बाद जो है 1878 से 1880 में जो कि हुई, उसके बाद जो है ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश की अथॉरिटीज़ एंड देन जो है वो जाके डीमार्केशन हुई 1893 के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद ट्रीटी ऑफ काबुल जो कि नवंबर 22, 1921 को हुई, उसमें अफ़गानिस्तान ने रीफॉर्म किया और एक्सेप्ट किया इस बाउंड्री को बाकायदा तौर पर। साथ ही साथ फिर जो है वो 1905 एंड 1919 में भी अफ़गान ट्रीटीज़ ने बार बार रीअफर्म किया है, रीआइट्रेट किया है इस बाउंड्री को। लेकिन जैसे ही 1947 में जो है वो पाकिस्तान जो है उसका क़याम होता है, तो अफ़गानिस्तान कहता है कि जी ये जो टेरिटरी है बॉर्डर के उस पार जो है वो हमारे पश्तून लोग रहते हैं, तो ये जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बननी चाहिए। जो KPK के लोग हैं वो सारी जो है जहाँ पे पश्तून लोग रहते हैं, पश्तूनिस्तान के नाम से। ठीक है जी। तो वहाँ से ये जो अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये तूल पकड़ा और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशन थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही जो है वो ख़राब हो गए थे। इसके ऊपर पाकिस्तान का स्टांस ये है कि जी ये जो ड्यूरेंट लाइन का इशू है ये क्लोज एंड सेटल इशू है, इसके ऊपर जो है मतलब ऑलरेडी ये क्लोज हो चुका है, इसके ऊपर फर्दर कोई डिबेट बनती नहीं है, जो कि एक सही स्टांस भी है। खैर आगे लेके चलते हैं। इसके बाद जो है मतलब स्टार्ट से हमारे मामलात अच्छे नहीं थे। इसके बाद जो एक ट्विस्ट है वो तब आता है कहानी में जब होती इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान। 27 ऑफ दिसंबर 1979 को सोवियत कम्बैट जो है वो मूव करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो प्रेसिडेंट था हाफिजुल अमीन उसको जो है वो मार कर इंस्टॉल कर देते हैं बारबक करमल को, जो कि जिसको कहते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस से भी लाया गया एक जो है वो, यानी कि प्रो जो है वो कम्युनिस्ट एक रिजीम कायम करने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर USSR को ऐसा क्या फ़ायदा था कि उसने इन्वेड किया। पहली रीज़न जो कि पाकिस्तान को के लिए भी एक ख़तरा थी वो थी अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सेस ऑफ वार्म वाटर पोर्ट ऑन अरेबियन सी। पाकिस्तान की पोर्ट जो है वार्म वाटर पोर्ट है गवादर के ऊपर, वो 24 घंटे जो है वो 36/5 जो है वो साल में रनिंग में रहती है, और वो एक पोर्ट जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और USSR हिस्टोरिकली जो है वो चाहता था कि वार्म वाटर तक उसको रसाई हासिल हो, जिसकी वजह से जो है वो उसने अफ़गानिस्तान के अंदर एक मिथ है कि जी एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये थी कि द देन इनकम्बेंट वेव ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। अगर आप देखें तो उस दौर में 1973 के बाद से भुट्टो जब आया तो वो भी जो है वो आपको OIC नज़र आता है, एक इस्लामाइजेशन की एक पूरी वेव नज़र आती है। उससे भी जो है वो सोवियत यूनियन को ख़तरा था, तो उसने क्या किया कि जो है वो उसने ये अफ़गानिस्तान को इन्वेड करके अपने आप को इस खत्ते में स्ट्रॉन्ग कर लिया। देन एक और चीज़ भी है कि उसको ये डर था कि जी अमीन का जो रजीम है उसको एब्डिकेट कर लिया जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल्ड की जाएगी एंटी कम्युनिस्ट कोई गवर्नमेंट, जो कि फिर अफ़गानिस्तान की टेरिटरी के लिए USSR की टेरिटरी के लिए ख़तरा था। USSR जो कि पहले ही सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा था बाउंड्रीज़ के मामले में, उसको जो है वो ये किसी हद तक कबूल नहीं था कि जी अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए। फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है वो पाकिस्तान और ईरान पर भी कंट्रोल कर सकता था। ईरान जो कि बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है फ्यूल के मामले में, एनर्जी के मामले में, और पाकिस्तान जो कि डायरेक्ट लिंक्ड है वार्म वाटर सी के साथ। तो ये सारा सिनेरियो था जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया गया। अच्छा जी, तो जब अफ़गानिस्तान इन्वेड किया USSR ने, तो फिर इसके बाद अफ़गानिस्तान में स्टार्ट हो गई रेजिस्टेंस मूवमेंट। और रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ साथ आपको पता है इरा चल रहा था कोल्ड वॉर इरा, और USA और USSR के दरमियान डोमिनेशन की एक जंग थी। USA ने क्या किया कि जी अपना साउथ एशियन अलाइंस पाकिस्तान भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ पाकिस्तान को डर था कि जी अगर
अफ़गानिस्तान तक यूएसएसआर पहुंच गया तो इसका अगला टारगेट पाकिस्तान होगा, क्योंकि उसको वार्म वाटर तक रसाई चाहिए। और फिर जो है हुआ ये कि कोलैबोरेशन से यूएस एंड पाकिस्तान की, यहाँ से मुजाहिदीन को ट्रेन किया जाता था, जो कि वहाँ पे जाकर जो है वहाँ की प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से जो है वो आज़ादी की जंग लड़ते थे। ठीक है जी। तो हुआ ये कि जो यूएसएसआर था वो अपनी डोमिनेशन बरकरार ना रख सका और उसको जो है वो वापस जाना पड़ा 1989 में। लेकिन जाते जाते वो अपनी प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि नॉर्दर्न अलायंस था वो वहाँ छोड़ चुका था। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें पश्तून, ताजिक, उज़्बेक और डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट थी वो नॉर्दर्न अलायंस यानी कि नॉर्थ की तरफ जो एथनिक ग्रुप्स रहते हैं उनकी मेजॉरिटी थी इसके अंदर, जो कि अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी में नहीं है। एक्चुअली इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हुआ ये कि मेजॉरिटी जाहिर सी बात है तालिबान को सपोर्ट करेगी, और फिर तालिबान ने कंक्वायर्ड कर लिया आहिस्ता आहिस्ता कंधार को 1994 में, काबुल को 1996 में। और कहा यह जाता है कि जी तकरीबन 90% जो है वो हिस्सा कंक्वायर्ड कर लिया गया था तालिबान की तरफ से। और फिर होता है 9/11, जिसके बाद यूएसए जी क्लेरियन कॉल करता है पाकिस्तान को कि जी अब या तो आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, और अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको फुली तौर पर हमें सपोर्ट करना है। और पाकिस्तान ने फिर अपनी बेसिस भी दी और हर तरह से पाकिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल हुई तालिबान के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरज़मीन जो है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का एक निशाना बनी। ठीक है जी। यहाँ से यूएसए जो है वो बेसिस इस्तेमाल करता था, वहाँ पे जो है वो ये भी कहा जाता था सम टाइम कि जी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर यहाँ पे हमने उनकी बेस देखी तो हमने ड्रोन अटैक कर दिए। ठीक है, ड्रोन अटैक्स भी होते रहे पाकिस्तान की सरजमीन पर और ये मामला चलते रहे। फिर जो है वो एक और नुकसान हुआ, एक और धचका लगा, प्रेजेंस ऑफ उसामा बिन लादेन, जिसके बाद जो है वो यूएसए को और मौका मिला कि डू मोर का, और जी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को कहा गया कि जी आप मज़ीद कोशिशें करें, मज़ीद हमारा साथ दें टेररिज्म को ख़त्म करने में। ये सब करने के अंदर पाकिस्तान की ना सिर्फ टेरिटरी इस्तेमाल हुई बल्कि साथ ही साथ जो इम्प्लिकेशंस इन सारी चीज़ों को आई हैं उसको हिलरी क्लिंटन जो है वो ओबामा की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस तरह से बयान करती हैं, नो वंडर द अफगानिस्तान क्राइसिस बोथ प्री एंड पोस्ट सोवियत ऑक्यूपेशनल एरा हैज़ हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान सोशल कल्चर पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट। इट्स मीन कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया मानती है कि इन सारे मामलात से सोवियत इन्वेजन के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ तो वो पाकिस्तान है। सबसे पहला नुकसान हुआ रिफ्यूजीज़ इनफ्लक्स का। जब वहाँ पर जो है वो सोवियत ने इन्वेड किया तो फिर जो है और फिर जो है वो साथ ही साथ जो है यहाँ से एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और बाकायदा तौर पर जंग का समा था। तो उस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान से लोग जो है वो रिफ्यूजीज़ जो है वो पाकिस्तान की तरफ आने लगे। एक रिसर्च के मुताबिक 3.3 मिलियन अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो हैं वो यहाँ पर आए, जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर KPK में जो है वो उनको खैमों के थ्रू ठहराया गया। और ये सारा रिफ्यूजीज़ इनफ्लक्स जब आया, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी, ये सब का सब आपके ऊपर बर्डन बना एज एन इकोनॉमिक एंड सोशल रेपरकशन। ठीक है जी। और रिसर्च के मुताबिक ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये कि जी लॉस हमने बर्दाश्त किया $12 मिलियन का, और सालाना अगर कम्युलेटिव लॉस हम उसको देखें तो 80 to 90 बिलियन, जो कि अब बढ़ चुका है। आगे स्टैट्स में फर्दर शेयर करता हूँ। तो सोशो इकोनॉमिक रिपरकशंस भी हो गए। ठीक है जी। देन सबसे बड़ा मसला जो सबसे मेजर इशू था वो था थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। क्यों जी? क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो है वो रैम्पेंट टेररिज्म होने लगा। यहाँ से वहाँ हमले हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ हमले हो रहे हैं, हमारी ज़मीन पे ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं। फिर जो है वो बाकायदा तौर पे एक जंग बिल्कुल छिड़ गई थी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, और यही वजह थी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कहता है कि जी पाकिस्तान रैंक करता है सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ बाय टेररिज्म। ठीक है जी। इसके अंदर हमने लॉस किया 50,000 सिविलियन इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म सिंस 2003। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि 2017 में एक पूरा सर्वे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान सफर्ड लॉस ऑफ $123 बिलियन
सीपेक का प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था $46 बिलियन, जो कि 60 में कन्वर्ट हुआ और उसको हम कहते हैं जी गेम चेंजर। और यहाँ $123 बिलियन हमने लगाया है टेररिज्म से लड़ने में, और फिर 50,000 जाने भी दिए हमने, ठीक है जी। और फिर हम रैंक करते हैं सेकंड मोस्ट अफेक्टेड में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हर चीज़ शेयर है। वीडियो को आराम से पॉज करके देखिएगा, आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जो है वो एथनो नेशनलिस्ट इश्यूज़ जो है हमारे यहाँ डेवलप हो गए, ठीक है जी, क्योंकि इंडिया मुसलसल कोशिश कर रहा है कि जी पश्तूनिस्तान और जो है वो फिर यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर भी वो इंसर्जेंसी लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मामलात भी अपनी तरफ चलते रहे। तो ये सारी रेपरकशंस थी जो कि हमने भुगती हैं इस सारे मामलात से। फिर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस का, जो कि 2014 में ये जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट आई जब, तो इसके बाद से कुछ अच्छे हमें जो इनिशिएटिव नज़र आए हैं। इसमें कुछ मैंने शेयर भी किए हैं, जिसमें 2014 में जो है वो अफ़गान सदर जो हैं अशरफ गनी, उन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान का। देन मरी पीस प्रोसेस है, जिसके अंदर जो है फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ between Afghanistan government and Afghanistan Taliban in the presence of China and US officials. Then एक कोलैबोरेशन चलने ही वाली थी कि मुल्ला उमर की डेथ का जो है जी न्यूज़ ब्रेक हो जाती है। ये बताने का एक मकसद है, वो मैं आपको समझाता हूँ। बहरहाल मुल्ला उमर जो है वो उस टाइम जो है वो लीडर था एक, और जो है उस लीडर की डेथ की खबर जो कि 10-12 साल पहले मर चुका था, उसकी डेथ की खबर अब फैलाई जाती है। क्यों? ये गौर करने की बात है। बेसिकली होता ये कि जब भी पीस प्रोसेस जो है वो डेवलप होने जाता है तो अचानक कोई ना कोई इंसर्जेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मामलात फिर बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसी पावर है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों और अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस जो है वो इंट्रेंच्ड हो। तो ये मैंने जो सीरीज़ ऑफ इवेंट शेयर किए हैं, इसके बाद जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ हार्ट ऑफ एशिया का, जो कि कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के अंदर। देन रशिया एंड चाइना ने इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। चाइना का तो अब आपके पता है सीपेक का इंटरेस्ट भी है, तो वो जो है वो ट्राईलेटरल मीटिंग्स हुई, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग्स हुई, ठीक है जी, जो पाकिस्तान, चाइना, यूएसए और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुई। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट कोशिशें जारी हैं। मौजूदा करंट सिनारियो के ऊपर आता हूँ। करंट सिनारियो के अंदर जो है वो अभी एग्रीमेंट हुआ है 2020 का, फरवरी 29, 2020 को, जिसके थ्रू जो है वो कतर में आपको होता है बहुत सारे जो है वो पीस एग्रीमेंट जो है बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, इनके दरमियान डायलॉग्स हुए हैं। उसके बाद जो है वो एक ये एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके थ्रू विड्रॉल होगा अमेरिकन का और नेटो ट्रूप्स का अफ़गानिस्तान से, और साथ ही साथ तालिबान ने प्लेज किया कि जी वो जो है वो कहीं भी हमला वगैरह नहीं करेंगे। दैन जो है वो यूएस ने एक जो है वो इनिशियल रिडक्शन भी की है 13,000 से 8,600 की, जुलाई 2020 तक उसने कहा था कि जी मैं कर लूँगा। दैन 14 मंथ के अंदर जो है अगर तालिबान अपनी कमिटमेंट के अंदर रहते हैं तो फिर जो है वो बाकी भी विड्रॉल हो जाएगा। फिर साथ ही साथ जो है वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने फिर जो है वो जो इनके प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने 5,100 प्रिजनर अभी तक रिलीव किए हैं और 1,000 जो है वो तालिबान भी छोड़ चुके हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो 400 मज़ीद प्रिजनर छोड़ने से बाकायदा तौर पे कासिर है, और वो कह रही है कि जी ये सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे। तो ये सारे मामलात हैं, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार बता दूँ कि जब भी पीस प्रोसेस होना चाहता है तो फिर जो है वो कोई ना कोई इंसर्जेंसी हो जाती है और मामलात बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही इस करंट सिनेरियो में भी हो रहा है। बात करते हैं हर्डल इन द वे ऑफ नॉर्मलाइजेशन। द फर्स्ट हर्डल इज़ पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी, ठीक है जी। इंडिया की एग्जिस्टेंस है नो डाउट अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो है उनके बड़े मरासिम रहे हैं कि बड़ी एफिलिएशंस रही हैं अफ़गानिस्तान के लीडर्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान को उससे बाहर निकलना होगा। मौजूदा दौर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का दौर है, नेशनल इंटरेस्ट का दौर है, तो हमें जो है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ानी होगी और जो हमें इंडियन सेंट्रिक पॉलिसी से बाहर आना होगा। देन सेकंड वन इज़ ड्यूरेंट लाइन इशू जो है वो ऑब्वियसली एक क्लोज इशू है, लेकिन पॉइंट ये कि पाकिस्तान को ये परसेप्शन बिल्डअप करना होगा अफ़गानिस्तान के अंदर कि जी इस इशू के ऊपर बात नहीं हो सकती, इट्स अ क्लोज इशू, और ये जो है वो बाकायदा तौर पर इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड बाउंड्री है। इसके ऊपर मज़ीद जो है वो इस परसेप्शन बिल्डिंग की ज़रूरत है, और आपको पता है कि परसेप्शन बिल्डिंग आज के दौर में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज़ जो हैं वो आपको पता है हिंड्रेंस के तौर पर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जी होता ये है
कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि जी आपकी पाकिस्तान की टेरिटरी में जो है वो ये ऐसे अनासर पाए जाते हैं जो कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान समझता है कि जी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को वहाँ से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज हैं ऑब्वियसली, तभी जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज भी एक हर्डल है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। दैन रोल ऑफ इंडिया आप देख चुके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर बलूचिस्तान के अंदर आपने इंडिया की एग्जिस्टेंस देख ली है, ठीक है। कुलभूषण जाधव वाला केस है, ठीक है। तो रोल ऑफ इंडिया भी आपके सामने है। फिर इंडिया जो है वो उसके बहुत ज़्यादा एफिलिएशंस हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो भी एक इशू है जो कि नॉर्मलाइज होने नहीं दे रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, द वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। देखें, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होगी तभी ऐसा होगा कि जी आपकी स्टेट है, हमें वहाँ पे जो है वो असर इन्फ्लुएंस नहीं करना है इस तरह से, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि जी टेरिटरी को नुकसान पहुँचाया जाए थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो जब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी तो दोनों तरफ से मामला बेहतर हो जाएंगे। देन सेकंड वन इज़ अवॉइडेंस ऑफ ब्लेम गेम। जब दोनों तरफ से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट होगी तो ब्लेम गेम भी ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। ये जो एक ब्लेम होता है कि आपकी तरफ से हमें नुकसान होता है और हमारी तरफ से आपको, तो ये ब्लेम गेम भी ख़त्म हो जाएगा। देन लेट गो ऑफ पास्ट एंड मेक अ न्यू बिगनिंग। जैसे 2014 में हुआ, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के बाद से एक अच्छा इनिशिएटिव आ रहा था, ठीक है। और लेकिन ये कि आपको पता है कि कोई ना कोई थर्ड पावर है जो कि नहीं चाहती कि पीस बिल्डिंग प्रोसेस हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई इंसर्जेंसी क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है। फिर अफ़गानिस्तान को जो है वो ब्रेक करनी होगी कोलिजन इंडिया के साथ, अदरवाइज मामलात किसी सूरत ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, जो मेन पॉइंट है वो ये कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ठीक है। इंडिया एक ट्रांजिट ट्रेड हम दे चुके हैं, सॉरी अफ़गानिस्तान एक जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, उसको पोर्ट तक एक्सेस चाहिए, हम उसको ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी ऑलरेडी दे रहे हैं, वो यहाँ से इंडिया से भी ट्रेड करता रहा है, ठीक है। अब हमने जो है वो जुलाई के अंदर जो है वो अपनी पोर्ट तक भी एक्सेस दे दिया है, तो हमें इस इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को बढ़ाना है। जब इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ेगी, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो मामला बेहतर होंगे। जैसे भी कासा का प्रोजेक्ट है, कासा 1000, हमें चाहिए जल्द से जल्द जो है वो इसको कम्प्लीशन की तरफ लेकर आए ताकि डिपेंडेंसी हो। जब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होगी, जैसे चाइना के साथ पाकिस्तान की है, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो मामला बेहतरी की तरफ आएंगे। दैन अफ़गानिस्तान रिफ्यूजीज़ रिपरेशंस, ऑब्वियसली जो लोग आए हैं उनको भेजना ही भेजना है, और वो हमारे ऊपर भी, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे सोशल इकोनॉमिक बर्डन्स और सारे मामला आपके सामने हैं। तो अफ़गानिस्तान रिफ्यूजीज़ को जल्द अज जल्द भेजा जाए, जिसके अंदर UNHCR की एफर्ट्स भी हैं। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था कि जी आपको पैसे दे रहे हैं, आप वापस चले जाएँ, तो अच्छा है, अच्छे इनिशिएटिव हैं। अच्छा, फाइनल कंक्लूजन की बात मैं ये करूँगा, ईस्ट रेंज रिलेशन हमारे रहे हैं, नो डाउट हिस्ट्री में रहे हैं, लेकिन हमें वो मामला तो भुला कर आगे अच्छी बिगनिंग की तरफ सोचना है। साथ ही साथ पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स की भी बात करें अगर आप, जैसे रद्दुल फसाद, ठीक है, फिर उससे पहले जो ऑपरेशन रहा, तो ये ऑपरेशन जो हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, दुनिया में इनको रिकग्नाइज्ड करवाना चाहिए, ठीक है जी। आप परसेप्शन बिल्डिंग करेंगे जी हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, यकजा हैं, और इनको सामने जो है वो परसेप्शन बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज़ करें। ऑब्वियसली हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी हमने पंजाब गवर्नमेंट ने भी बैन किया है कोर्स के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे जो शरीयत बुनियाद इस्लाम के नाम से बिल आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं, हमें दुनिया में बस परसेप्शन बिल्डिंग कर रही है कि जी हम इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। फिर एक और बात मैं बहुत अहम कर दूं कि यहाँ पे देखिए ना आप, जो है वो ट्राईलेटरल मीटिंग्स हुई, क्वाड्रिलेटरल मीटिंग्स हो रही हैं, तो रोल ऑफ USA, रशिया और चाइना जो है, इनको आपको सामने लाना होगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू, कि जी मामला जल्द अज जल्द मज़ीद बेहतर हों। फिर आपने देखना है साउथ एशिया एंड अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के, अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के जो इम्पेक्ट हैं साउथ एशिया के ऊपर, वो क्या हो सकते हैं, साउथ एशिया में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बेहतर होगी, और आप इसी बहाने जो है वो इस रीजन को थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फाइनली आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने वक्त की कदर कीजिए,
वक्त बहुत ज़्यादा अहम है, आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ में लगाइए। ठीक है जी, आज की अच्छी बात यही थी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।